गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रेखा देवी, डाट लेक्चर झांसी से। डीएलएड 4 सेमेस्टर के तहत हम लोग बात कर रहे हैं शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन खंड व इसमें अभी हम लोगों की चर्चा चल रही है खंड शिक्षा अधिकारी की बहुआयामी भूमिका। और इसके ये चूँकि खंड शिक्षा अधिकारी की बहुत ही विस्तृत भूमिका है बेसिक शिक्षा में, तो इनके विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। और बेसिक शिक्षक जो हैं जो बेसिक शिक्षा की पूरी व्यवस्था है खंड लेवल पे इनके इर्द गिर्द घूमती है। हमारे शिक्षक, हमारा विद्यालय जो है इनके निर्देशन परामर्श में चलता है, प्रबंधन में चलता है, तो इनके विषय में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये पूरा जो आपका नोट्स है हम उसको एक ही PDF में आपके सामने रख रहे हैं। कोई चीज़ अगर छूट गई हो तो उसे आप आराम से देख लें। यहाँ तक की बात हो चुकी थी। अब आज बात करनी है भविष्य निधि लेखा पासबुक, इसके विषय में बात करनी है। भविष्य निधि लेखा पासबुक ये मतलब पंजिका भी मेंटेन करके रखना खंड शिक्षा अधिकारी का उत्तरदायित्व है कि उसके कार्यालय में शिक्षकों से या शिक्षकेतर संबंध कर्मचारियों से संबंधित ये पुस्तिका भविष्य निधि लेखा पासबुक भी उपलब्ध होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए। सेवा पुस्तिका की भांति यह अभिलेख अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, जिन पर सेवानिवृत्तोपरांत देय अंतिम भुगतान निर्भर करता है। मतलब आपकी रिटायरमेंट के बाद जो आपका देयक होता है वो देयक अंतिम भुगतान इस पर निर्भर करता है। इसी में अंकित होती हैं सारी प्रविष्टियाँ, तो ये पासबुक या ये पंजिका रखना भी आवश्यक होता है। यह वित्तीय अभिलेखों में आते हैं, अतः इनमें अंकित की जाने वाली प्रविष्टियों में काटपीट तथा पुनर्लेखन नहीं होना चाहिए। ध्यान देना बच्चों कि जो भी आपके वित्तीय अभिलेख होते हैं उनमें काटपीट और ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, पुनर्लेखन नहीं होना चाहिए। वित्तीय अधिकारों तथा कर्तव्यों में ध्यातव्य बिंदु निम्न हैं। इस पंजिका से संबंधित वेतन बिल तैयार करना, चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान, ये मतलब इससे संबंधित विवरण को इसमें नोट डाउन होना चाहिए। PF से ऋण लेने के प्रार्थना पत्रों का अग्रसारण, ये सारे जो पॉइंट हैं, ये सारी जो प्रविष्टियाँ हैं इसमें अंकित होनी चाहिए, ये सारी बातें। इसके बाद आता है सेवानिवृत्तिक लाभ। खंड शिक्षा अधिकारी के क्षेत्र में ऐसे सभी अध्यापक अध्यापिका जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनकी पेंशन, पारिवारिक पेंशन बिल तैयार करके लेखाधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना होता है और साथ ही साथ पेंशनों का विवरण समय से सुनिश्चित करना होता है। मतलब सेवानिवृत्तिक लाभ, ये जो भी कार्य हैं सेवानिवृत्ति के बाद शिक्षकों को जो भी पेंशन मिलती है, पारिवारिक पेंशन, वो सारे बिल तैयार करा के खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से लेखा कार्यालय में प्रस्तुत होते हैं और पेंशनों का विवरण समय से सुनिश्चित करना होता है। इसके बाद आता है विद्यालयों को प्राप्त अनुदानों का उपयोग। विद्यालयों को जो भी अनुदान प्राप्त होते हैं, चाहे वो बिल्डिंग के लिए हो, मरम्मत के लिए या विद्यालय विकास योजना के लिए हो, वो सारी अनुदानों का उपयोग भी खंड शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में ही होता है। समय समय पर विद्यालयों को विभिन्न प्रकार के अनुदान स्वीकृत होते हैं। ये सभी राशियां प्रधानाध्यापक एवं संबंधित ग्राम प्रधान के संयुक्त खाते, ग्राम शिक्षा निधि जैसे बोलते हैं, ग्राम प्रधान और प्रधानाध्यापक के संयुक्त खाते में सारा पैसा आता है और ग्राम शिक्षा निधि से विवृत होता है। ग्राम शिक्षा निधि नाम से खाता खुलता है, उसमें प्रधानाध्यापक और ग्राम प्रधान का संयुक्त खाता होता है। विद्यालय विकास अनुदान तथा सामग्री क्रय हेतु अनुदान के उपयोग प्रमाण पत्र प्रधानाध्यापक द्वारा प्रदान किया जाता है और खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त प्रमाण पत्र को सत्यापित करना होता है। इसके साथ ही इसी प्रकार विभाग जो है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो भी अनुदानों को ग्राम शिक्षा निधि संयुक्त खाते में अंतरित किया जाता है, मतलब सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो भी अनुदान ग्राम शिक्षा निधि के खाते में आता है उसके उपभोग का भौतिक सत्यापन करते हुए उपयोग की पुष्टि की जाए। ये खंड शिक्षा अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आता है, उसके कर्तव्य और दायित्व में आता है। विद्यालय मध्याह्न भोजन MDM के अंतर्गत प्रत्येक माह दिया जाने वाला गेहूं एवं चावल का विद्यालयवार
आगणन करके खाद्यान्न उठाने हेतु विपणन निरीक्षक को मांग पत्र का प्रेषण तथा कन्वर्जन कास्ट के रूप में वांछित धनराशि ग्राम शिक्षा निधि पंचम में अंतरित कराया जाए एवं समय समय पर प्रदत्त तथा उपयुक्त धनराशि का समायोजन भी किया जाए। ये सभी कार्य भी खंड शिक्षा अधिकारी के उत्तरदायित्व के तहत आते हैं और ये सारे उत्तरदायित्वों को उन्हें भली प्रकार से उनका निर्वहन करना होता है अपने निर्देशन में। इसके बाद आते हैं अशासकीय अनुदानित विद्यालयों के लिए विभिन्न अनुदानों हेतु आवेदन पत्रों का प्रेषण। इसमें अशासकीय अनुदानित विद्यालयों को समय समय पर विभिन्न अनुदान मिला करता है। अनुदान हेतु आवेदन पत्र अनुदानों हेतु आवेदन पत्र आपके माध्यम से तथा आपके सत्यापनोपरांत विचारणीय होता है। मतलब अनुदानों हेतु आवेदन पत्र जो हैं वो खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से तथा खंड शिक्षा अधिकारी के सत्यापन के उपरांत ही विचारणीय होते हैं। जो निम्न है, विभिन्न अनुदानों हेतु आवेदन पत्रों की जांच सूक्ष्मता से करें, मूल अभिलेखों से प्रविष्टियों का सत्यापन कर लें। यदि आवश्यकता हो और किसी प्रकार का संशय आपके मन में आता है तो आप विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण भी कर लें। ये खंड शिक्षा अधिकारी के लिए दिशा निर्देश हैं कि उन्हें अनुदानों हेतु जो भी आवेदन पत्र की जांच सूक्ष्मता से करें और अगर उन्हें मूल अभिलेखों से उनकी से प्रविष्टियों का सत्यापन कर लें। अगर कोई मन में शंका है तो विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण भी कर लें। अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय दायित्व इनमें खंड शिक्षा अधिकारी का ये दायित्व भी है कि ये सभी विद्यालयों की संपत्ति, साज सज्जा एवं भूमि का पूर्ण वितरण एवं लेखा जोखा रखें। विद्यालय स्तर पर बनने वाले विद्यालय भवनों, शौचालय के निर्माण, पेयजल व्यवस्था आदि का दायित्व ग्राम शिक्षा समिति का है, परंतु उसके निर्माण में नियमित अनुश्रवण करना और इनको संतोषजनक रूप से पूर्ण करना ये खंड शिक्षा अधिकारी का उत्तरदायित्व है कि उसे अपने दिशा निर्देशन में ही इन सारे कार्यों को संचालित करवाएं, इनका अनुश्रवण करते रहें, निरीक्षण करते रहें। बालिकाओं के लिए विद्यालय गणवेश, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, स्कूल बैग, अनुसूचित जाति बालक प्रोत्साहन पुरस्कार, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु विद्यालयों को प्राप्त सभी अनुदानों के उपयोग का सत्यापन किया जाना खंड शिक्षा अधिकारी का उत्तरदायित्व है या दायित्व है। इसके साथ ही जो विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां विद्यालयों में आती हैं, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों की, सफाई पेशे में लगे स्वच्छकारों में के बच्चों की छात्रवृत्तियां, उनके भुगतान का दायित्व ग्राम शिक्षा समिति के प्रधान तथा प्रधानाध्यापक को है। तथापि इनका अनुश्रवण एवं वितरण कराना खंड शिक्षा अधिकारी का उत्तरदायित्व है। ये सारे जो कार्य हैं जो भी आपके विद्यालय में संचालित होंगे, ये सारे कार्य आपको आपके खंड शिक्षा अधिकारी के दिशा निर्देशन अनुश्रवण में ही संचालित होते हैं। तो खंड शिक्षा अधिकारी की बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुआयामी भूमिका है और ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आप जब बेसिक में टीचर बन के जाएंगे तो ये सारी व्यवस्थाएं आपके इर्द गिर्द घूमेंगी और आपको हर कार्य के पहले ये जानना या ये समझ होनी चाहिए कि हमें खंड शिक्षा अधिकारी से पूछ लें और उनके दिशा निर्देशन में ही सारे कार्यों का संचालन करवाएं। थैंक यू बच्चों, तभी आप एक अच्छे शिक्षक बन पाएंगे और आपको कोई शिकायत नहीं होगी, कोई कुछ कह नहीं पाएगा कि आपकी ट्रेनिंग में कोई कमी रह गई। थैंक यू बच्चों, थैंक यू ध्यान से सुनने के लिए।